12 अप्रैल 2026 एक ऐसी आवाज जिसने लगभग 8 दशकों तक हमारे दिलों पर राज किया। आशा भोसले जी अब हमारे बीच नहीं रही। जब भी हम उनकी बात करते हैं तो सिर्फ एक सिंगर की बात नहीं करते, हम एक फिनोमेनन की बात करते हैं। कैबरे से लेकर क्लासिकल तक, पॉप से लेकर गजल्स तक, आशा ताई की वर्सेटिलिटी का कोई मैच नहीं था। आशा जी का सफर बिल्कुल आसान नहीं था। इस देश की आवाज बनने से पहले वो सिर्फ एक आशा थी, एक छोटी सी बच्ची जिसका जन्म सितंबर 1933 में सांगली के एक छोटे से गांव गोर में हुआ था। मंगेशकर परिवार में बड़े होना सिर्फ एक नॉर्मल बचपन नहीं था, ये क्लासिकल म्यूजिक की एक इंटेंस 24/7 मास्टर क्लास थी। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर मराठी थिएटर और नाट्य संगीत के एक बहुत बड़े लेजेंड थे। छोटी सी आशा ताई के लिए म्यूजिक कोई ऐसी चीज नहीं थी जो किताबों में पढ़ी जा सके। ये उस हवा की तरह थी जिसमें वो सांसें लिया करती थी। पर ये सेफ म्यूजिकल पैराडाइज बहुत जल्द टूटने वाला था। 1942 में जब आशा जी सिर्फ 9 साल की थी तब उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी आई। उनके पिता का देहांत हो गया। मंगेशकर फैमिली रातों रात एक आराम की जिंदगी से एक्सट्रीम फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गई। जो बचपन आशा ताई जानती थी वो रातों रात खत्म हो गया। उनकी फैमिली पुणे से कोल्हापुर शिफ्ट हुई और फिर फाइनली बॉम्बे जैसे अनफॉरगिविंग शहर में आकर बस गई। दुख मनाने का उन्हें वक्त तक नहीं मिला। सर्वाइवल ही उनकी इकलौती प्रायोरिटी बन गई। एक ऐसी उम्र में जब बच्चे खेल कूद रहे होते हैं, 10 साल की आशा ताई रिकॉर्डिंग स्टूडियो में माइक्रोफोन के सामने खड़ी हो गई। 1943 में उन्होंने अपना सबसे पहला गाना रिकॉर्ड किया, मराठी फिल्म माझा बाळ के लिए। उन्होंने अपना पहला गाना किसी फेम या अवार्ड्स के लिए नहीं गाया, उन्होंने गाया था ताकि टेबल पर खाना आ सके। 10 साल की उम्र में उस इमेंस प्रेशर और सर्वाइवल की फाइट ने ही वो अनपैरेलल्ड रेजिलियंस और फियर्स इंडिपेंडेंस को जन्म दिया, जिसने आगे चलकर लेजेंडरी आशा भोसले जी को डिफाइन किया। ये रिबेल किसी चॉइस से नहीं बनी थी, बल्कि मजबूरी और जरूरत से बनी थी। इंडस्ट्री में आते ही उनका कंपैरिजन उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर जी से होने लगा। लता जी की आवाज को प्योर और डिवाइन माना जाता था। आशा जी की आवाज डायरेक्टली लता जी की आवाज से कंपेयर होने लगी। ऐसी हालातों में उन्होंने वो रास्ता चुना जो बिल्कुल भी कन्वेंशनल नहीं था। अगर आप वोकल टेक्निकलिटीज की बात करें तो 1950s और 60s में हीरोइंस के लिए हाई पिच थिन वॉइसेस प्रेफर की जाती थी, और उस जमाने में आशा जी ने अपने चेस्ट वॉइस और लोअर रजिस्टर का बखूबी इस्तेमाल किया। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 1981 की फिल्म उमराव जान। म्यूजिक डायरेक्टर खय्याम साहब ने आशा जी से कहा कि उन्हें अपने नेचुरल स्केल से लगभग आधी पट्टी, हाफ अ नोट नीचे गाना पड़ेगा। गजल गाते वक्त लोअर स्केल में ब्रेथ कंट्रोल करना और नोट सस्टेन करना बेहद मुश्किल होता है, पर आशा जी ने दिलचीज क्या है और इन आंखों की मस्ती में जो ठहराव दिखाया है वो सिंगर्स और म्यूजिक लवर्स के लिए एक वोकल मास्टर क्लास है। उन्होंने अपनी आवाज में एक विस्परी टेक्सचर ऐड किया जिसे हम हस्की नोट कहते हैं, जिसने रेखा जी के कैरेक्टर को एक ऐसी डेप्थ दी जो आज भी आइकॉनिक है। अब बात करते हैं उस पार्टनरशिप की जिसने इंडियन म्यूजिक का डीएनए बदल दिया, आशा भोसले और राहुल देव बर्मन यानी पंचमदा। पंचमदा बॉलीवुड में वेस्टर्न जैज, बोसानोवा और फंक रॉक लाने की कोशिश कर रहे थे, और इन कॉम्प्लेक्स वेस्टर्न रिदम्स को इंडियन मेलोडी के साथ ब्लेंड करने के लिए उन्हें एक ऐसी आवाज चाहिए थी जिसमें एजिलिटी हो। एंटर्स आशा ताई। फॉर एग्जाम्पल द सॉन्ग आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा फ्रॉम तीसरी मंजिल। इस गाने में जो आजा आजा वाला हिस्सा है उसमें आशा जी ने हैवी ब्रेथ और पैंटिंग साउंड्स को मेलोडी का हिस्सा बना दिया। ये कोई एडिटिंग नहीं थी, ये उनका रॉ ब्रेथ कंट्रोल था। एक ही टेक में हाई ऑक्टेन रॉक एनर्जी मेंटेन करना और फिर तुरंत स्केल शिफ्ट कर सॉफ्ट नोट्स पर आना, इसे वोकल एक्रोबैटिक्स कहते हैं। उन्हें विब्राटोज, जो आवाज में थरथराहट होती है, उस पे बहुत कंट्रोल हुआ करता था, जो वेस्टर्न पॉप सिंगर्स लाइक एला फिट्जजेरल्ड से मैच करता था। गुलजार साहब का लिखा और आर.डी. बर्मन का कंपोज किया सॉन्ग मेरा कुछ सामान, ये गाना प्रैक्टिकली एक फ्री वर्स पोएम था। इसमें कोई स्टैंडर्ड मीटर या मुखड़ा अंतरा फॉर्मेट नहीं था। इसे गाना मैथमेटिकली और मेलोडिकली एक नाइटमेयर हो सकता था, पर आशा जी ने इस सॉन्ग को इतना परफेक्टली मॉड्यूलेट किया कि वो एक कैजुअल कन्वर्सेशन जैसा लगता है, येट इट्स म्यूजिकली फ्लॉलेस। और फिर आया 90s का दौर। आशा जी 60 साल की उम्र क्रॉस कर चुकी थी। ए.आर. रहमान ने उन्हें रंगीला के लिए अप्रोच किया। तन्हा तन्हा और रंगीला रे, इस एज में वोकल कॉर्ड्स नेचुरली स्टिफ होने लगते हैं, इलास्टिसिटी कम होने लगती है, पर आशा जी ने मॉडर्न टेक्नो और बेस हैवी ट्रैक्स पर ऐसे पॉप एंथम्स गाए कि उन्होंने अपनी आधी उम्र की हीरोइंस जैसे उर्मिला मातोंडकर को स्क्रीन पर जिंदा कर दिया, और उनका हेड वॉइस तब भी उतना ही पियर्सिंग और पिच परफेक्ट था। उनकी आवाज सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रही। आशा भोसले बिकेम इंडियाज फर्स्ट ग्लोबल म्यूजिकल एम्बेसडर। क्या आप जानते हैं कि 1997 में द ब्लैक आइड पीस ने अपने ग्रैमी विनिंग गाने डोंट फंक विद माय हार्ट में आशा जी के गाने ये मेरा दिल और ए नौजवान को सैंपल किया था। एंड नॉट ओनली दिस, ब्रिटिश बैंड कॉर्नर शॉप का इंटरनेशनल हिट ब्रिम फुल ऑफ आशा उन्हीं पर बेस्ड था। 2011 में उन्हें ऑफिशियली गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने एक्नॉलेज किया फॉर द मोस्ट स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स। 20 अलग अलग लैंग्वेजेस में हजारों गाने। उन्होंने क्लासिकल ग्रैमी विनिंग ग्रुप क्रोनोस क्वार्टेट के साथ एल्बम बनाई जो ग्रैमी के लिए नॉमिनेट भी हुई थी। शी प्रूव की म्यूजिक की ना कोई लैंग्वेज होती है ना कोई एज बार। उन्होंने 90 की उम्र के बाद भी स्टेज पर परफॉर्म किया। उनकी एनर्जी हमेशा किसी यंगस्टर से कम नहीं होती थी। आज भले ही वो खुद हमारे बीच नहीं है, पर उनकी आवाज वो हमेशा हमारे बीच रहेगी।